चलिए भाई, लास्ट क्लास में कहां तक हमने बातें की थी एक बार मुझे बता दो। पुराने लिखा क्या आपने? सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम तो लिखे थे बहुत सारों के। देव जी कहां सो गई थी आप? टू डिग्री प्रीफिक्स में हमने काफी चीजें लिखी थी। चलिए उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि अगर मान लीजिए आपके सामने एल्केन से एच हटाकर ऐसा ग्रुप आता है तो उस ग्रुप को क्या लिख देते हैं हम? एल्काइल। सिंपल सी बात है, क्या लिख देते हैं? एल्काइल, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो। ठीक है, मान लीजिए कभी भी आपके सामने हैलोजन आ जाता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है आईयूपैक नेमिंग में। एक्स जब भी लगा होगा क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको लिखा जाएगा हेलो। क्या लिखा जाएगा? हेलो। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, अगर फ्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा बताओ? फ्लोरो। क्लियर? अगर क्लोरीन है तो बताओ क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो बताओ क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो। बिल्कुल सही बात। अगर आयोडीन है तो बताओ क्या लिखा जाएगा? आयोडो। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए NO2 आपके सामने आ जाता है, क्या आ जाता है? NO2। तो NO2 जब भी आएगा तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो। मान लीजिए कभी भी आपके पास NO आ जाता है, क्या आ जाता है? NO। कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा NO, तो इसको क्या लिखा जाएगा? नाइट्रोसो। क्या लिखा जाएगा? नाइट्रोसो। कभी भी आपके पास OR आ जाता है, क्या आ जाता है? OR, तो इसको लिखा जाएगा एल कॉक्सी। क्या लिखा जाएगा? एल कॉक्सी। रुकिए और जरा समझिए, यहां पर थोड़ा समझना है। अल्क कब इस्तेमाल में लेते हैं? जब कार्बन ना मालूम हो। और किस में मालूम नहीं हमको? इसमें। हमें नहीं मालूम इसमें कितने कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? अल वर्बस। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा हुआ है? ऑक्सी। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ये आ जाए OCH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो बताइए कितने कार्बन है? एक। एक के लिए क्या लिखते हैं? मेथ, और पीछे क्या लगा दो? ऑक्सी, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। नेक्स्ट मान लीजिए कभी भी आपके सामने आ जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो आप बताइए इसमें कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए एथ, और पीछे क्या लगा दो? ऑक्सी, तो क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने जो लिखे हैं ना ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ऊपर वाले को छोड़ दो, अगर मैं किसकी बात करूं, इसको छोड़ दूं। आप पढ़ चुके हैं हैलोजन क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर लगा हुआ है NO2, यहां पर लगा हुआ है NO, यहां पर लगा हुआ है Cl, और यहां पर लगा हुआ है OCH3। क्लियर? और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? ध्यान से सुनिएगा, पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि इस कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ध्यान से सुनिए, क्या आपका हेलोजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़ा हमने? जी हां। NO2 भी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। हमने पढ़ा है नाइट्रो एंड नाइट्राइट। क्लियर? इसी प्रकार से नाइट्रोसो भी आपका क्या होता है? फंक्शनल। और ये ईथर है, गौर से देखो, क्या है? ईथर। मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद आप याद ना कर पाओ। क्लियर? हमने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में ये पढ़े हैं। एक ये एग्जांपल लिया था अगर आपको याद हो, और एक ये एग्जांपल लिया था, और मैंने आपके अंदर बताया था कि इसमें तो एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। बता सकते हो वो सिंगल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें जो सिंगल फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ईस्टर। सही बोला? और इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कौन सा है? कीटोन, और एक कौन सा है? ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन लगे हों तो ईथर होता है। वाटर से एक एच हटाकर आर लगा देते हैं, एल्कोहल। दूसरा भी एच हटाकर आर लगा देते हैं, ईथर। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो देखो यही तो है, ये रहा ऑक्सीजन, इसमें इधर कार्बन इधर कार्बन, तो ये भी आपका क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 4। लेकिन जब भी हम इनको आईयूपैक नेमिंग में लिखेंगे ना दोस्त, तो इन सभी को हम सब्स्टिट्यूएंट मानकर लिखेंगे। क्या मानकर लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्वेश्चन जेई एडवांस पूछ चुका है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्सिट्यूएंट इन आईयूपैक नेमिंग। तो उसमें से आपका ईथर, आपका नाइट्रोसो, आपका हैलाइड एंड अगर अपन बात करना चाहें एनओ2, ये हमेशा ही सब्सिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इनके लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये जब भी आएगा नाइट्रो ही लिखा जाएगा, सब्सिट्यूएंट माना जाएगा आईयूपैक नेमिंग में। भले ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन नाम लिखते हुए इसको सब्सिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? आपका एनओ हमेशा सब्सिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा, आपका हेलोजन हमेशा सब्सिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा, आपका ओआर हमेशा सब्सिट्यूएंट की तरह लिखा जाएगा। क्या ये एनसीईआरटी के अंदर है? जी हां, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखी है बातें, पर एनसीईआरटी की बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, जब वो पीवाईक्यू बन चुका होगा, तब लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये भी एनसीईआरटी के अंदर था और उसका कोई मतलब दोबारा रिपीट नहीं करता। उसके बाद रिपीट ही नहीं किया उसने इस बात को। क्लियर? कोई दूसरा रिपीट कर ले तो अलग बात है, और जब तक हम रिपीट करेंगे वो रिपीट करने वाला नहीं है। तो हमें एनसीईआरटी की बातों को समझना पड़ेगा, ना कि उसको अंडरलाइन करना है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर एक नोट लगाकर आप लिखेंगे। जल्दी से सुलटा देंगे। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, नाइट्रोसो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, आपका एक्स भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। पर आईयूपैक नाम लिखते हुए इनको कैसे कंसिडर करेंगे? एज ए सब्सिट्यूएंट। जब भी हेलोजन आएगा उसको हेलो लिखा जाएगा, NO2 आएगा नाइट्रो लिखा जाएगा, NO आएगा नाइट्रो सो। सोचना ही नहीं है, हमेशा उनको क्या बना देना है? सब्सिट्यूएंट। मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आप सभी गजनी स्टाइल है, उसको भी 15 मिनट लगते थे भूलने में, आप हाथों हाथ भूलते हैं। इधर अगली स्लाइड गई, उधर साफ हो गया पीछे सब। सुलटा दिया है। कोई बहुत ही ज्यादा धीरे लिखता है तो वो नोटबुक मुझे दे सकता है, मैं फ्री रहता हूं, क्या करूंगा? अभी लिख दूंगा, नहीं तो घर से लिख लाऊंगा। बस फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एनटीए वालों से कि मैं मास्टर साथ ला सकता हूं क्या, और फिर मास्टरों की बारात लेके जानी पड़ेगी तुमको। एनटीए वाले अगर तुम पर रहम कर भी गए कि चलो एक दो ले आना, कि एक दो से तो काम नहीं चलेगा, तीन तो मैं केमिस्ट्री में लाऊंगा। हम्म। और तीन चार फिजिक्स में, और सात आठ बायोलॉजी में, तो बोलेगा तू घर ही रहे, पेपर तेरे घर पे भेज देते, मिलके सॉल्व कर लेना तुम लोग। सुलटा दिया है। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिख दीजिए इस प्रकार से, NO2 कोमा NO कोमा OR एंड X, इस प्रकार से NO2 कोमा NO OR and X. Functional groups are always considered as, functional groups are always considered as, functional groups are always considered as, always considered as substituents, always considered as substituents in IUPAC naming, always considered as substituents in IUPAC naming. किसके अंदर? IUPAC नेमिंग के अंदर, इन IUPAC नेमिंग। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? जब भी सब्सिट्यूएंट लिखेंगे तो क्या इस्तेमाल में लिया जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ब्रैकेट में लिखो 2 डिग्री प्रीफिक्स इज यूज्ड, 2 डिग्री प्रीफिक्स इज यूज्ड,
2 डिग्री प्रीफिक्स इज यूज्ड, यानी कि जब भी आपको NO2 दिखे तो आपको हमेशा ही क्या लिखना है? नाइट्रो, सोचना ही नहीं। क्लियर? जब भी आपको NO दिखे तो क्या लिखना है? नाइट्रोसो। जब भी आपको हेलोजन दिखे क्या लिखना है? हेलो। सोचना ही नहीं, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, सेकेंडरी एंड टर्सरी prefixes are not considered in secondary and tertiary prefixes are not considered in alphabetic order. Secondary and tertiary prefixes are not considered in alphabetic order. Secondary and tertiary prefixes are not considered in alphabetic order. अब इसका मतलब समझो, बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती। मान लीजिए ये हमारे सामने सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? ये हमारे सामने एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ इस तरीके से। अब मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, आप जानते हैं, एक तो इसका कॉमन नेम इस्तेमाल में लिया जा सकता है, सीधा लिख दो, या फिर आईयूपैक्ट नेम से भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। अगर मैं कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे बात समझ में? और अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं लिखना चाहता तो फिर आईपीएससी ने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का एक तरीका दिया है। क्या तरीका है? कि जिसका एच हटा हुआ उसको नंबर 1 और फिर ज्यादा से ज्यादा कार्बन की तरफ बढ़ जाओ, तो इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 3। तो बताइए आपका एक नंबर पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ये हमारे सामने रहेगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और ये मिथाइल लगा किस पर है? प्रोपाइल पर। तो ये हमारे सामने रहेगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो कहता है सेकेंडरी टर्सरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मान लीजिए मैं ये नहीं लिखना चाहता, जब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया मैं ये लिखना ही नहीं चाहता, मैं तो क्या लिखना चाहता हूं? ये। तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका नाम किस में लिखा जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मान लीजिए कंपाउंड आ गया, उसमें मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका तो नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल। और इसका क्या हो गया? अब पहले किसको लिखेंगे? तो इथाइल को। तो इथाइल का ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा कि नहीं देखा? तो कहता है ऐसे ही मान लो सेकेंडरी ब्यूटाइल भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेकेंडरी का एस नहीं देखना है, सेकेंडरी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर मत करो। जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो क्या देखा जाएगा? ब्यूटाइल का बी नहीं देखा जाएगा, सेकेंडरी का एस नहीं देखना। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने आ गया है, क्लियर, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो आप बताइए इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टर्सरी ब्यूटाइल। तो कहता है जब भी आप सेकेंडरी टर्सरी इस्तेमाल में लेंगे और अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में टर्सरी का टी नहीं देखना, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर से बाहर रखना है। कौन सा देखना है? ये ब्यूटाइल का बी। सेकेंडरी और टर्सरी को छोड़ के जो नाम का पहला अल्फाबेट है उसी को ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा जाएगा। जैसे मान लो मिथाइल भी, इथाइल भी और टर्सरी ब्यूटाइल भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो मिथाइल का क्या देखेंगे? एम, इथाइल का ई और टर्सरी ब्यूटाइल का टी नहीं, बी देखा जाएगा, क्योंकि ये नाम का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। मतलब इस पूरे नाम में नाम का हिस्सा नहीं है, तो बता रहा है कि जो है चटा हुआ वो कौन से कार्बन से हटा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से। ये जो है चटा हुआ वो कौन से कार्बन से? सेकेंडरी कार्बन से। अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम बी मानेंगे। मान लो सर मैं तो ये लिखना ही नहीं चाहता, मैं तो क्या लिखना चाहता हूं? इसका आयुपैक नेम। तो बताओ इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, इसको नंबर क्या मिलेगा? 2। क्लियर? तो बताइए किस प्रकार से लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर? 1 नंबर पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। तो ये हमारे सामने रहेगा 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो किस पर लगा हुआ है? ये इथाइल पर लगा हुआ है। क्लोज द ब्रैकेट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, तो इस प्रकार से हमारे सामने अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आएगा? बी। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब सबसे ध्यान देंगे सभी बच्चे, काफी बच्चों को यहां पर परेशानी आती है क्योंकि चीजों को ध्यान से नहीं सुनते। अगर आपने किसी का भी नाम ब्रैकेट में लिखा है, किस में लिखा है? तो जो भी पहला अल्फाबेट होगा ना ब्रैकेट में, वो कंसीडर होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ब्रैकेट के इनसाइड जो भी पहला अल्फाबेट है वो ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, हमें कोई फर्क। जैसे मैं इसका नाम ये ना लिखकर ये लिखूं, तो बताओ ब्रैकेट में पहला अल्फाबेट कौन है? एम। तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको कंसीडर करूंगा? बताइए, एम को। ये देखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर। मान लीजिए मैं ये नाम नहीं लिख रहा, मेरे पास मिथाइल, इथाइल और कौन है? ये वाला।
तो इसका M, इसका E और इसका क्या देखा जाएगा, N। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखते हो तो ब्रैकेट में जो भी पहला अल्फाबेट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर पहला अल्फाबेट क्या है, डी। तो क्या डी, डाई का डी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, हाँ। पहला अल्फाबेट जो भी है, कुछ भी लिखा है, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिया जाएगा अगर आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखा है तो। अगर ऐसे लिखा है इसको तो क्या लिखोगे, बी को देखोगे, सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी नहीं देखा जाएगा, पीछे के नाम में जो भी बचेगा वो देखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखोगे तो अल्फाबेट के अंदर जो भी पहला अल्फाबेट है उसको देखा जाएगा। अब कंफ्यूजन क्या आता है, बच्चा एक बात पढ़ के आ जाता है, डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं होता। डाई ट्राई टेट्रा का, डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर, इसके चक्कर में बोलता है कि सर ये तो डाई का डी है ना, ये याद है पर ये याद नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो भी पहला अल्फाबेट होगा उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है, चाहे वो डाई का डी ही हो, चाहे वो ट्राई का टी ही हो, चाहे वो टेट्रा का टी ही हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला, जो भी पहला अल्फाबेट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि सेकेंडरी का एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं देखेंगे, टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं देखेंगे। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप ये रिप्लाई कर पाए, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी जो भी मैं बता रहा हूं ना ये सब क्वेश्चंस में आने वाले हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐसे लिखने का या ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का या ऐसे लिखने का, दोनों क्या रहेंगे तरीके सही, जो आपका मन करे वैसे लिख देना। सुलटा दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे नोट में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहचान लोगे ना, सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, first alphabet inside the bracket, in case of complex substituent, first alphabet inside the bracket, in case of complex substituent, first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order, is considered in alphabetic order। जैसे इसमें किसको कंसिडर किया जाएगा, M को, इसमें किसको कंसिडर किया जाएगा, D को। In case of complex substituent, first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order। Clear? Next point. Note में अगला point, iso and neo, iso and neo are considered in alphabetic order, iso and neo are considered in alphabetic order। iso and neo are considered in alphabetic order। आईपीएससी कहता है आइसो और नियो लिखा हुआ है तो आइसो का आई, नियो का एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर होगा क्योंकि वो नाम का हिस्सा है। क्या है नाम का, वो ये नहीं बता रहा है कि कौन से कार्बन से एच हटा है। जैसे सेकेंडरी तो ये बता रहा है कि सेकेंडरी कार्बन से एच हटा है, टर्सरी ये बता रहा है कि 3 डिग्री कार्बन से एच हटा हुआ है। लेकिन आइसो एंड नियो आयुपैक नेम का क्या होता है, पार्ट होता है। तो जो भी नाम का हिस्सा होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दोस्त, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें ये हमारे सामने, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक, इसका कॉमन नेम आप जानते हैं, कॉमन नेम क्या रहेगा, इसको आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है आइसो ब्यूटाइल। तो अगर आप आइसो ब्यूटाइल लिखोगे तो क्या आइसो का आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा जाएगा, हाँ।
ये कहना चाहता है कि आइसो का आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है, मतलब ये अल्फाबेटिक ऑर्डर का हिस्सा है। या फिर आप क्या लिखोगे, इसको आईयूपैक नेम की फॉर्म में लिखोगे, तो कॉमन नेम नहीं लेना चाहते तो 1 2 3। बताइए ब्रैकेट में 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो ये रहेगा 2 मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? कितने कार्बन है टोटल, 3। प्रोप एन या आइल, आइल एच हटा हुआ। कहता है अगर आइसो लिखोगे तो आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, ये वाला लिखना चाहते हो, और ये वाला लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पहला अल्फाबेट है कौन सा है, एम, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये है, एक एक चीज क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा हूं दोस्त में, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सामने, तो एक तो आप इसका नाम लिख सकते हो क्या, नियो पेंटाइल, आप इसको लिख सकते हो नियो पेंटाइल। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया है। दूसरा, आप इसका आईयूपैक नेम भी लिख सकते हो। बताइए अगर मैं आईपीएससी के नाम से नहीं याद रखना चाहता इसका कॉमन नेम क्या है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 1, यहां पर 2, 3 कहीं भी लिख सकता हूं, एक ही कार्बन मिलेगा, तो यहां पर लिख दिया है 3। तो बताइए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 2,2, क्या लिखा हुआ है, डाई मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? और है किस पर, ये प्रोपाइल पर, तो ये हमारे सामने रहेगा प्रोपाइल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब बताइए इसमें अगर मैंने इसको लिखा है नियो, तो क्या नियो का एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, आएगा, बिल्कुल अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर होंगे। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहता तो फिर ऐसा लिखूंगा, और ऐसा लिखूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पहला अल्फाबेट है कौन है, डी, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। टिक का मतलब है ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखे जाएंगे। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगी। टू डिग्री प्रीफिक्स हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा होंगे तो हमेशा किस में लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है, वो बता दिया है। सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो भी पहला अल्फाबेट होगा ब्रैकेट में, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आइसो का आई और नियो का एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। ये आईपीएससी के रूल हैं, आप इसमें बहस नहीं कर सकते। आईपीएससी ने साफ बोला है सेकेंडरी टर्सरी नाम का हिस्सा नहीं, पर आइसो और नियो नाम का हिस्सा है, तो कंसीडर होगा। आगे बात समझ में चलिए। तो ये तो हम ऑलरेडी सारी बातें कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम इधर वाले पार्ट पर। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है आइदर कंपाउंड इज ओपन चेन और साइक्लिक। इसके नीचे लिखेंगे क्या बताता है, आइदर कंपाउंड इज, आइदर कंपाउंड इज ओपन चेन और साइक्लिक, ओपन चेन और साइक्लिक। इसके बारे में बताएगा कि आपका जो कंपाउंड है वो ओपन चेन है या साइक्लिक है, ये इंफॉर्मेशन देगा। मतलब ओपन चेन का मतलब समझते हो, जिसमें कितने किनारे मिलेंगे, 2। देखो ये ओपन चेन है। अगर रिंग बनाएंगे तो रिंग में तो कोई किनारा होता ही, देखने से पता चल रहा है ये साइक्लिक है और ये क्या है, ओपन चेन है। तो ये हमारे सामने बातें करेगा। आइए हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कंपाउंड कैसा है, ओपन चेन, मतलब उसमें कोई रिंग नहीं है। अगर रिंग नहीं है तो वहां पर आप 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत ही, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता। कुछ नहीं लिखना, आपको खाली जगह छोड़ देनी, मतलब हटा देना है। अगर आपका कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब मोनोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, दैट इज साइक्लो। अब आपके सामने बाईसाइक्लिक आता है तो बाईसाइक्लो, फिर स्पाइरो, वो सारे चलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मोनोसाइक्लिक है, तो हम केवल कहां तक लिमिट करेंगे अपने आप को, साइक्लिक तक।
एक ही अगर रिंग है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। तो जब किसी के नाम में साइक्लो लगा हो तो आप समझ जाओ रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है, रिंग। आइए, आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या लिखा होगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो इस नाम में जो ये साइक्लो है, ये है 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो बता रहा है कि रिंग बनी हुई इस कंपाउंड के अंदर। तो अगर ओपन चेन होगा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे क्या लिख दिया मैंने, ब्यूटेन। अब देखो इसमें साइक्लो कहीं भी नहीं है ना, इसका मतलब ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो अगर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, ओपन चेन है तो कुछ भी लिखने की जरूरत, नोट डाउन करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। तो किसी के नाम को देखकर हम बता सकते हैं वो कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है या साइक्लिक है या कैसा है। तो जो नाम लिखने का हमने एक फिक्स्ड पैटर्न देखा था, उसमें सबसे पहले था 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर था 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दोनों सुलटा दिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ सब क्या बताता है, सभी 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। क्लियर। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सेकेंडरी का एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में, टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, आइसो का आई आएगा, नियो का एन। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है तो ब्रैकेट में जो भी पहला अल्फाबेट होगा उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब उसी में नेक्स्ट हमारे सामने आता था कौन, वर्ड रूट। क्या आता था, वर्ड रूट। कुछ वर्ड रूट तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, कुछ और बता दूंगा। लिखिए वर्ड रूट के सामने, वर्ड रूट आपको क्या बताता है, सीधा लिखेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन, इन पेरेंट कार्बन चेन, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं इन शॉर्ट दोस्त, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। या कई बार हम इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। पेरेंट कार्बन चेन बोल दो, प्रिंसिपल कार्बन चेन बोल दो, या फिर मेन कार्बन चेन बोल दो। तो वर्ड रूट पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है ये बताता है क्या, गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है ये बताएगा, पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है ये नहीं बताता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, पहला पॉइंट आपने लिखा, अगला पॉइंट लिखेंगे, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल वर्ड रूट इज रिटन एज अल्क, इन जनरल वर्ड रूट इज रिटन एज अल्क, इन जनरल वर्ड रूट इज रिटन एज अल्क, ये वाला अल्क आप जानते हैं। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता कितने कार्बन है तो आप क्या लिख दोगे, अल्क, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर कार्बन की संख्या कहीं भी मालूम नहीं है तो हम अल्क लगा सकते हैं, पता चले तो अल्क को रिप्लेस कर देना। जैसे आइए अब साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। मान लो पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है, एक। तो दोस्तों एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मैथ। सिंपल सी बात, अगर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ। साथ के साथ लिखेंगे इसको। अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ। क्लियर। मान लीजिए कितने कार्बन है, तीन, तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। मान लीजिए कितने कार्बन है, चार, तो चार कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। मान लीजिए कितने कार्बन है, पांच, तो पांच कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट। अब रुको, देखो जो वन से लेकर फोर तक लिखा गया है ना, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक कार्बन को मेथ क्यों बोला गया, दो कार्बन को एथ क्यों बोला गया, चार कार्बन को ब्यूट क्यों बोला गया, कोई लॉजिक नहीं है। ये ट्राइबल नेमिंग से उठाए गए हैं, मतलब विदाउट एनी लॉजिक। इससे आगे के जो नंबर हैं वो ग्रीक न्यूमरल्स हैं। ग्रीक न्यूमरल्स का मतलब ग्रीक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। जैसे हम बोलते हैं पांच, ग्रीक पांच नहीं बोलता, क्या बोलता है, पेंट। हम बोलते हैं छह, वो छह नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, हेक्स। हम बोलते हैं सात, वो सात नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, हेप्ट। तो ये इससे आगे तो ग्रीक न्यूमरल्स है। अगर कोई चीज पांच बार है तो क्या लिखते हैं, वो पेंट।
6 बार है तो क्या लिखते हैं, हैग्स। 7 बार है तो क्या लिखते हैं, हैप्ट। हम 7 बोलते हैं, वो हैप्ट बोलते हैं। तो आगे के तो लॉजिक हैं, लेकिन इससे पीछे वालों का कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि इतनी बारीकी से आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब भी 5 कार बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पैंट। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 6, तो हम क्या लिखेंगे, हैग्स। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 7, तो क्या लिखेंगे हम, हैप्ट। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 8, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 9, तो हम क्या लिखेंगे, 9 कार्बन के लिए बताओ, नॉन। नॉन। अगर मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 10, तो हम क्या लिखेंगे, डैक। क्लियर। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 11, तो हम लिखेंगे अनडैक। मान लीजिए कितने कार बना रहे हैं, 12, तो 12 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, डूडैक। 12 कार्बन के लिए डूडैक। इसी प्रकार से 13 कार्बन के लिए ट्राइडैक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडैक, पेंटाडैक। इससे ज्यादा आते नहीं, 12 कार्बन से ऊपर आते नहीं है। कार्बन काउंट करवाने के लिए नहीं बैठा है वहां पर कि गिनती करवाएगा तुमसे। तो जितनी भी पेरेंट कार्बन चेन होती है, मैक्सिमम कहां तक आते हैं, 12 तक। मान लीजिए अगर आपके पास कभी 20 कार्बन भी आ गए तो उसको क्या लिखते हैं, आइकोस। आते नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चा क्या करता है, यहां एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है जहां से उससे कोई पूछने वाला ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, फोर सिलेक्शन, बी सिलेक्टिव। तो अगर आपको 12 कार्बन तक मालूम है, आपका इफेक्ट नेमिंग का क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। इतिहास गवाह है, 10 तक जाता है, उससे ज्यादा जाता भी नहीं। हद मार कर 12 कार्बन, उससे ऊपर नहीं जाता। तो एनसीईआरटी ने पहले यहीं तक बताया है, फिर सीधा 20 लिखा है और 30 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके सामने अब आ गए कार्बन। अगर आपको मालूम है तो क्या वर्ड रूट इस्तेमाल में लेना है, एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, आइकोस बोल दिया सीधा ही, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत, ये भी हमने सुलटा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ सकता हूं ना, साथ ही लिखा था ना ये तो। चलिए तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, कुछ भूल गए होंगे कि पढ़ा क्या रहा है। तो नाम लिखने का रूल था, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि मैं बता चुका हूं। क्या बताता है, सभी बोलेंगे जब बोलने को बोला जाए, क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा कैसे लिखा जाता है, किस में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माने जाने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन, हेलोजन, NO2, NO एंड ईथर, OR। सही बात है कि नहीं है। उसके बाद क्या आएगा बताओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आप बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक है या ओपन चेन है, बस। फिर हमारे सामने बताओ कौन आता है, वर्ड रूट। क्या हम यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। अब 2 बातें और बची हैं, सफिक्स। एक आएगा आप लोगों के सामने 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा आएगा आपके सामने 2 डिग्री सफिक्स। तो अब हम आपको और बता देते हैं कि सफिक्स किस तरीके से बातें करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, हम 1 डिग्री सफिक्स की तरफ। 1 डिग्री सफिक्स की तरफ हम आएंगे, लिखिए इसके बारे में। 1 डिग्री सफिक्स आपको क्या बताएगा, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स है। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में बताएगा। आइए समझाते हैं। मान लीजिए आपकी पेरेंट कार्बन चेन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। अब बताओ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एक है कि एक से ज्यादा है, एक है कि एक से ज्यादा है। मतलब एक तो इनके बीच में सिंगल है, इनके बीच में भी सिंगल है, इनके बीच में भी। तो एक से ज्यादा कार्बन है ना जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बना रखे। तो कितने भी बना रखे हो, सिंपल लिखा जाएगा एन। क्या लिखा जाएगा, एन। अगर इसके लिए हमने बात करनी है किसकी, 1 डिग्री सफिक्स। सुनते हुए जाएंगे फिर आप लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, सिंपल एन। अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंपल एन हमें लिख देना है 1 डिग्री सफिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, मान लीजिए कहीं एक जगह पर भी कार्बन कार्बन के बीच में, कहीं एक जगह पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड।
अब सभी ध्यान देंगे। अब देखो, इसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। तो क्या हमें एन लिखना चाहिए? नहीं, इस पर हम ध्यान नहीं देते, और एग्जामिनर जितना बेसिक पर उतरता ना, साफ करके चला जाता है। हमें लगता है क्वेश्चन टफ आ रहा है, बल्कि एग्जामिनर बेसिक पूछ रहा है। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो फिर सिंगल बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत, हम केवल डबल बॉन्ड पर फोकस करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड बता देंगे, बाकी सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन में सिंगल होंगे, ये मान लिया जाएगा। क्लियर? तो बताइए, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो हम क्या लिखेंगे? ईन। क्या लिखेंगे? ईन। आगे बात समझ में? आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है ब्यूट टू ईन, समझिए इसका मतलब क्या है। तो ये इन इन किसके लिए है? डबल बॉन्ड। कौन से कार्बन ने बनाया है? दो ने। तो कहता है 2 नंबर कार्बन ने तो क्या बना रखा है? डबल बॉन्ड। हालांकि टोटल कार्बन कितने इसमें? 4, बाकी सब ने सिंगल है। तो कहता है डबल बता दिया तो बाय डिफॉल्ट बचे हुए कि क्या है? सिंगल। आपको बताने की जरूरत नहीं। मान लीजिए डबल बॉन्ड भी एक से ज्यादा बार आ जाता है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, डबल बॉन्ड कितनी बार आ गया है? 2 बार। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। डबल बॉन्ड कितनी बार है? 2 बार। तो क्या ए नहीं लिखेंगे? अब बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड 2 है, बताने पड़ेंगे। देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में एक ही बार था कि एक से ज्यादा बार था? तो फिर सिंपल ए नहीं लिखा जाएगा, कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखा जाता। लेकिन डबल और ट्रिपल अगर एक से ज्यादा बार आएंगे तो बताना पड़ेगा। कितनी बार आया है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? डाई इन। डाई इन का मतलब, डाई का मतलब 2 बार, इन का मतलब डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड आपका 2 बार है। सिमिलरली मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाता है? 3 बार आ जाता है। तो आप बताओ कैसे लिखेंगे? तो उस केस में एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा। 3 बार आया है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम? ट्राई इन। अगर एक ही चीज रिपीट होती है तो हम कैसे बात करते हैं? 2 बार अगर आता है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। अगर 3 बार आता है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। अगर 4 बार आता है तो क्या लिखेंगे बताओ? टेट्रा। अगर 5 बार आता है तो बताओ क्या लिखेंगे? पेंटा। अगर 6 बार आता है तो बताइए क्या लिखेंगे? हेक्सा। बस, मतलब आपको बार बार रिपीट नहीं करना, नंबर का इस्तेमाल करना है। 2 बार डाई, लेकिन सेम होना चाहिए। 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा। अब इसको बार बार लिखने का कोई मतलब? चित्रकला की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी पेरेंट कार्बन चेन में क्या आ गया है? ट्रिपल बॉन्ड। अब फिर से देखिए दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड्स भी है कि नहीं है? तो हमारा फोकस केवल किस पर होना चाहिए? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका जो 1 डिग्री सफिक्स होगा वो क्या होगा? आइन। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आइन। किसकी साउंड देगा ये? आई की। हालांकि इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? वाई। ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है? पर साउंड किसकी देता है? आई। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हमें जब 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो कुछ अल्फाबेट ड्रॉप करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारे सामने आ गया। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार आ जाता है? एक से ज्यादा बार। अब आप बोलोगे सर ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब समझ में आ गया डबल बॉन्ड की तरह तो चलेगा। 2 बार आया तो क्या लिखना पड़ेगा? डाई आइन। सही बात है कि नहीं है? ये हमारे सामने, मैं मेरे पास जगह नहीं है, मैं उधर ही आगे बढ़ूंगा। चलिए मान लीजिए कभी भी हमारे सामने ऐसा हो गया कि डबल बॉन्ड भी आ गया एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब इसमें 2 हैं, दोनों बताने पड़ेंगे। देखो, होने को तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है साथ में। यहां कार्बन कार्बन में क्या है? यहां कार्बन कार्बन में क्या है? और यहां क्या है? सिंगल। कहता है सिंगल को बताने की जरूरत, जब नहीं बता रहे हम मान लेंगे वहां सिंगल है। तुम तो डबल और ट्रिपल को बताओ। तो बताओ डबल के लिए क्या लिखा जाएगा? इन। और ट्रिपल के लिए क्या लिखा जाएगा? आइन। सही बात है कि नहीं? तो हमेशा जब भी नाम लिखोगे, अब आपके पास 1 डिग्री सफिक्स एक से ज्यादा है। जब आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड थे तो 1 डिग्री सफिक्स केवल एक था, एन। जब केवल डबल बॉन्ड था तो एक था, इन। जब केवल ट्रिपल बॉन्ड थे तो क्या था? आइन। अब आपके पास 2 हैं, एक तो इन है और एक आइन है। लिखे एक साथ ही जाएंगे, लिखे एक साथ ही जाएंगे। एक साथ का मतलब लिखे इसी जगह पर जाएंगे। लेकिन इस जगह पर पहले किसको लिखा जाएगा? इन। और उसके बाद किसको लिखा जाएगा? आइन। पहले किसको लिखा जाएगा? इन। और फिर किसको लिखा जाएगा? आइन। अब सुनना ध्यान से, जब भी आप दो 1 डिग्री सफिक्स कंबाइन करोगे या फिर 1 डिग्री सफिक्स के साथ 2 डिग्री
सफिक्स को कंबाइन करोगे तो एक जो आपका है वो वोवल से खत्म हो रहा हो और दूसरा वोवल की साउंड दे रहा हो, या तो ए ई आई ओ यू में से हो या फिर कौन हो, वाई, ये मानकर चलो। आप बताइए ई आपका वोवल है कि नहीं है? और कौन कौन से होते हैं बताओ? ए ई आई ओ यू। क्लियर? ये तो आप इंग्लिश में पढ़कर आए हो। लेकिन वाई तो क्या होता है आपका? कॉन्सोनेंट। लेकिन साउंड किसकी देता है? बोल के देखो। आइन, आई की साउंड दे रहा है। तो आप तो ये मानकर चलो अगर ये वोवल से खत्म हो रहा है और सामने वाला इनमें से किसी से शुरू हो रहा है, या किससे? वाई से, तो इस ई को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या लिखा जाएगा? इनाइन। क्या लिखा जाएगा? इनाइन। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है? तो जब भी आप आपस में 1 डिग्री सफिक्स को कंबाइन करेंगे या फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो ये ध्यान रखना, अगर एक वोवल से एंड हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो पहले वाले का आखिरी जो अल्फाबेट है उसको हटा दिया जाएगा। जैसे इसमें किसको हटा दिया गया? ई को हटा दिया जाएगा। लिखा पहले इन ही जाएगा फिर कौन लिखा जाएगा? आइन। ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कैसे पता चला कि डबल बॉन्ड पहले है? हमने कोई नंबरिंग थोड़ी की अभी। पहले यही तो बोल रहा हूं, पहले कौन लिखा जाएगा? इन। फिर क्या लिखा जाएगा? आइन। आपको बताना नीचे लिखने के बाद दोनों नाम में से कौन सा नाम सही होगा और कौन सा नाम गलत होगा। बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। इतने बेसिक जो आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। पहली साल की गारंटी होती है, दूसरी बार तो सब कॉपी पेस्ट होता है। सुलटा दिया है क्या? मोस्ट ऑफ द केसेस में हैलाइड ग्रुप ही लगता है। OH भी आ सकता है, NH2 भी आ सकता है। तो एलाइलिक अल्कोहल हो गया। किसमें? फिनाइल वाले में तो फिनोल बोला जाएगा ना उसको। बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, क्यों नहीं होता है? बेंजाइलिक इनोल कैसे हो जाएगा मेरे भाई? बेंजाइलिक में OH sp3 कार्बन पर होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर थोड़ी होता है। कैसे हो जाएगा इनोल? दैट इज एल्कोहल। होमोलोगस सीरीज में क्वेश्चन भी करवाया था। हर OH अल्कोहल नहीं होता है। सुलटा दिया है। इस नाम में बताओ दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत? देखिए ये नाम सही है क्योंकि आप बताओ ये दोनों ही क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। इसने पहले किसको लिखा है? इन को, और फिर किसको लिखा है? आइन को। इसने पहले किसको लिखा है? आइन और फिर इन। ये गलत है ये नाम। आपका डाउट क्लियर हो गया है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता पूछ क्या रहा है मुझसे ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको साफ साफ बताया, पहले इन लिखा जाएगा फिर आइन ही लिखा जाएगा। और जब कभी भी आपका एक सफिक्स ए ई आई ओ यू से खत्म हो रहा हो, दूसरा ए ई आई ओ यू या फिर वाई से शुरू हो रहा हो, तो इस वाला ई जो है वो हटाकर कंबाइन कर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आएगा 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स की जो बातें हमने करनी थी वो कर ली है। 2 डिग्री सफिक्स लिखिए इसके बारे में। यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यूज्ड फॉर
principal functional group, used for principal functional group, used for principal functional group, used for principal functional group। आगे बात समझ में? चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। सर मैंने ये तो सुना था फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आपने तो क्या लिख दिया है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कई बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दो या क्या बोल दो? मेन फंक्शनल ग्रुप। एक ही बात, सभी इधर ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे इधर। अगर आपने ये बात नहीं समझी तो फिर आयुपैक नेमिंग आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, और पर्टिकुलरली जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल, ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? कितना है? एक। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? दो। सही बात है, पहचान सकते हो। वन इज एल्कोहल, वन इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर मैं अब आपसे पूछना चाहूं कि इसमें कितने जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो गए, बताइए। तीन। एल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्राइल या साइनाइड। सही बात है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं? चार। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 फंक्शनल ग्रुप्स। बिल्कुल सही जवाब दिया। यह क्वेश्चन अलग है। दूसरा, अगर मुझे इसका आयुपैक नेम लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े? आयुपैक नेम। तो अब आयुपैक नेम लिखते हुए आप लिखने क्या लिखा? देखो, यूज्ड फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो मुझे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनमें से किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ेगा, और बाकी को किसकी तरह कंसीडर करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। या फिर अगर अपन बात करें दूसरों के लिए लिखूंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो अब मुझे नाम लिखते हुए ऐसा करना पड़ेगा कि किसी एक को तो क्या बनाऊंगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी को क्या बनाऊंगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना है ये कैसे डिसाइड हो? तो एक प्रायोरिटी टेबल है जो कि आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है प्रायोरिटी टेबल। फंक्शनल ग्रुप्स का एक प्रायोरिटी टेबल बनाया गया है। जैसे सबसे ऊपर आपका कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं पूरे नहीं लिखूंगा, कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो सल्फोनिक एसिड SO3H। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा कौन? एसिड एनहाइड्राइड। ये प्रायोरिटी टेबल है। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन आएगा? ईस्टर। कौन आने वाला है? ईस्टर। इस प्रकार से आपकी एक प्रायोरिटी टेबल बनी हुई है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है तो सबसे पहले प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर। क्लियर? इस तरीके से आप एसिड, क्लोराइड, अमाइड आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। जैसे ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं कि नहीं? इस प्रायोरिटी टेबल में बताओ इनमें से सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वाले को तो मैं क्या बना दूंगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए जब नाम लिखूंगा तो किसका इस्तेमाल करूंगा? 2 डिग्री सफिक्स। तो इनमें से एक को तो बना दिया जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स, जो कि हमें याद करने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के केस में। और बाकी सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इन सबको अब बताओ किसकी तरह ट्रीट करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बताइए किसकी तरह ट्रीट करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बताइए कैसे ट्रीट करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो दो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। कई बार आप आयुपैक नेमिंग पढ़ लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें? 4। आंसर 4 जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यह रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम लिखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 4 में से एक को प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे, एक को तो फंक्शनल ग्रुप की तरह देखेंगे, और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट की तरह। कभी बाद में बोलो कि सर ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गए थे ना नेमिंग में। नाम लिखने के लिए बनाए गए हैं, है तो फंक्शनल
ग्रुप सी, पर नाम ऐसे लिखेंगे ताकि इनको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखा जा सके, क्योंकि सबको फंक्शनल ग्रुप बनाकर नाम लिखा नहीं जा सकता। तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होगा वो तो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सब क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, जैसे प्रायोरिटी टेबल में आपको बता दूं, मान लीजिए CN आपका सबसे ऊपर आता है, फिर आपका कौन आता है, CHO, फिर आपका कौन आता है, कीटोन, फिर अगर अपन बात करना चाहें कौन आता है, एल्कोहल। ये प्रायोरिटी टेबल है, किस प्रायोरिटी के अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। अब आपको पहचानना है, अगर इस प्रकार से मैं आपके सामने लगाकर दे दूं, यहां पर एल्कोहल भी है, यहां पर कीटोन भी है, यहां पर साइनाइड भी है, और यहां पर आपके सामने एल्डिहाइड भी है। सबसे पहले बताइए इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, क्या पूछना चाहूं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो अल्कोहल, कीटोन, नाइट्राइल, एल्डिहाइड कितने हैं, 4। अब मैं इनमें से पूछना चाहूं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बनाओगे, तो कैसे देखना है, ये नहीं कि सर ये तो है ही नहीं, अरे इसको नहीं बनाना, हमेशा इन चारों में से जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, जैसे अभी आपको याद नहीं तो मैंने बताया कि प्रायोरिटी टेबल ऐसे होती है, इन चारों में से सबसे ऊपर कौन आता है, CN। तो इस कंडीशन में इसको तो क्या बना दिया जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसको किसकी तरह ट्रीट करूंगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसको किसकी तरह ट्रीट करूंगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसको किसकी तरह ट्रीट करूंगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। बताइए इन सब के लिए क्या इस्तेमाल में लिया जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसके लिए भी क्या इस्तेमाल में लिया जाएगा, बताइए सब्स्टिट्यूएंट हो तो 2 डिग्री प्रीफिक्स। यानी कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए तो हम क्या लेंगे बताओ, 2 डिग्री सफिक्स, उसके लिए तो लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स, और बाकी सब के लिए लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो आपकी एक टेबल बनी हुई है मॉड्यूल के अंदर, उसमें 2 डिग्री सफिक्स भी दिए हुए हैं और 2 डिग्री प्रीफिक्स भी। मतलब जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम सफिक्स लिखेंगे, और बताइए यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पर इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो हैं वो याद होने चाहिए। इसमें देखो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और दोस्त मैं आपको बता देता हूं, मैं याद करने के लिए कोई तिगड़मबाजी नहीं देता हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक दे दी याद कर लो। उसमें 2 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि तुम हो दिमाग से पैदल, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं चमकता है, तुम्हें जैसे दिखाया जाता है ना तुम वैसे ही समझ लेते हो। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि देखो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें फायदा, और तुम मान भी लेते हो। जब भी तुम कोई शॉर्टकट याद करते हो ना तो 2 चीजें याद करते हो, एक तो शॉर्टकट और एक शॉर्टकट से बनने वाले सीरीज, 2 याद करते हो तुम। पर अपने को तो बताया नहीं जाता। मास्टर पढ़ाता है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, फिर बोलता है ये देखो मेरा जुगाड़, अब बोलता अब आएगा मेरे को समझ में। जिस दिन पढ़ाएगा ना उस दिन और उससे 2 दिन बाद तक ही जुगाड़ याद आता है, उसके बाद सब साफ हो जाता है। तो याद ही करना है तो 2 चीजों को क्यों याद कर रहे हो, एक को याद करो। तो आपको वो सीरीज याद करनी है। मैं याद करने के लिए कोई तिगड़मबाजी देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एंड रिजल्ट जानता हूं। मैं आज खुश करने वालों में से नहीं हूं। जब आप एग्जाम देकर नीट का फाइनली बाहर निकलेंगे ना तब आपको लगेगा कि इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो वो पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। उसमें 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स लिखे हुए, सफिक्स को भी सॉरी सफिक्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2। तो आप टाइप 1 टाइप 2 सीधा लिखेंगे, याद कर लेंगे। कब कैसा इस्तेमाल में लेना है वो मैं बताऊंगा। एटलीस्ट आपको क्या याद होना चाहिए, हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी याद होना चाहिए और सफिक्स भी याद होना चाहिए। सफिक्स को आगे 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, सफिक्स टाइप 1 टाइप, आपको नहीं सोचना, आपको सीधा लिख लेना है और याद कर लेना है। कब कौन सा इस्तेमाल में लेना है वो टाइम आने पर मैं बताऊंगा। जल्दी से सुलटाइए। मंडे तक वो पूरी टेबल याद हो जानी चाहिए। मंडे के बाद मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूं कि बताओ इसका सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स टाइप 1 क्या होगा, सफिक्स टाइप 2 क्या होगा। कोचिंग में भाई साहब ऐसा कर दिया ना तो बच्चा क्या करता है पता है, मास्टर बदलता है। ये तो पूछने लग गया है मेरे को नहीं आता है, सबको पता लग जाएगा इससे पढ़ूंगा तो। मास्टर बदलता हूं, कोई मुझसे बात ही ना करे, मुझसे पूछे ही ना, बस मेरी तारीफें किया जाए, वहां जाके बैठ जाता हूं।
फिर जब नीट का रिजल्ट आता है तो सबको पता लग जाता है इसको नहीं आता। अभी तो क्लास में पता चलता है पड़ोसियों को, और तुझे डरने की जरूरत नहीं, पड़ोसी तेरा तेरे से भी खराब है। वो कभी भी तेरे को डिमोटिवेट नहीं करेगा, बैठते ही बोलेगा कि मुझे भी नहीं आता था, टेंशन मत ले। फर्क कितना है, तुझसे पूछ ले और मुझसे पूछा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये दो अलग सीरीज लिखी गई है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इस तरीके से चलना है। मान लो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनमें से ये टॉपर आता है। वो पूरी सीरीज तो आपकी दी गई है, ये पूरी सीक्वेंस में नहीं है, वो तो आपको मॉड्यूल से देखकर लिखनी है। इसमें बीच में से अगर अपन बात करना चाहें, एसिड हैलाइड और अमाइड मिसिंग है। सुलटा दिया है भाई लोगों। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को छुट्टी मार लो। कैन अकेडमी ने ऑनलाइन का तो ऑप्शन दिया ही है, क्यों सामूहिक तौर पर बेइज्जती फील करें। अपने घर पर रूम पर बैठ के पढ़ लेंगे, आना ही बंद कर देंगे धीरे धीरे। फिर अगला बैच पूछेंगे वो अगले साल का। अभी तो ऐसा भी चलेगा, अगले बैच आएंगे उनमें इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाएगा कि नहीं नहीं ये नहीं, अब दूसरा बैच आ रहा है उसमें जाऊंगा। फिर तीसरा बैच आ रहा है, जो सबसे आखिरी में जाएगा वहां सारे बैठे हुए मिलेंगे। फिर पता चलेगा 1.5 महीने बाद पढ़ना तो यहां भी पड़ेगा। ये अपने दिमाग में उतार लो, पढ़े बिना सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पढ़ने के तरीके हुआ करते थे पहले, मास्टर पढ़ाया करता था, हमारे मास्टर, हमारे पास ये ऑप्शन था ही नहीं, समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हम बोलते ना समझ में, मास्टर बोलते जरा मेरी बेइज्जती कर दी तूने सबके सामने। यूं बाल हवा में पकड़ता था, दो इधर से दो इधर से, बता समझ में आया? आ गया सर। क्या समझ में आ गया? कि ये नहीं बोलना समझ नहीं आया। आपने जो पढ़ा है वो सब समझ में आया है, यही बोलना है अब आगे से। मतलब मैथ का टीचर ये बोलता था बिना पढ़ाए, एक्सरसाइज सेकंड कल कंप्लीट करके आना, पढ़ाया ही नहीं है। और हम देखो कितने टैलेंटेड, आंसर तक याद कर जाते थे। क्वेश्चन बोलता हम पूरा लिखते, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ऐसे ऐसे काट काट के आखिरी में 8। आंसर याद कितना है? 8। मास्टर देख रहा है कि समझा 8 कैसे है, समझाऊं कैसे, मुझे तो खुद नहीं समझ आया, पर मुझे मालूम आंसर कितना आना है। और मैथ का मास्टर मोस्ट ऑफ द केस में क्या देखता है? आंसर 8 है, बैठ जा। अब पहला अगर गलती से किसी एक ने भी सोल्व कर लिया ना क्लास में, एक ने भी, मान लो किसी को नहीं आता, एक ने भी, हम कभी नहीं पूछते थे कैसे, क्या हम पूछते थे क्या आंसर है। वो बोलता 9 आ रहा है, अब 9 हम लाएंगे। और मास्टर पकड़ के दिखाएंगे 9 नहीं आएगा, इतनी इक्वेशन लिखेंगे काट काट के आखिरी में 9 ही आना है। ये तरीके चलते थे। क्यों? डर होता था, डंडे पड़ते थे बढ़िया तरीके से। अब वो तो पढ़ नहीं सकते। किसी टीचर ने गलती से किसी बच्चे को पीट दिया तो पेरेंट्स सबसे पहले बोलते तूने पीटा कैसे? आज तक तो हमने इसको नहीं पीटा है, पहले हम पीटेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीटने के लिए इसको पैदा किया गया है? तो पीटने वाली प्रथा तो चली गई। अब बच्चों ने पढ़ना भी बंद कर दिया। अब मास्टर को काला जादू सीखना पड़ेगा कि भाई साहब ये मंत्र फूक दो, 4 में से सही आंसर, वो चल रहे हैं अभी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग, सही तुक्का कैसे लगाएं, बता क्यों रहा है, फॉर्म भर के बैठ जा, एज लिमिट तो है ही, तो खुद ही बैठ जा, बता क्यों रहा है, डॉक्टर बन के निकल बढ़िया तरीके से। तो भ्रमित करने के तरीके देखो, और उसी पे सबसे ज्यादा बच्चे देखते जाके ऐसे 5 क्वेश्चन पक्का, तो फिर पूरी साल क्यों पढ़ाया, आखिरी में 5 क्वेश्चन ही करवा के चले जाते। तो ये भ्रमित होने के तरीके हैं, और जनता इजी पाथ को सिलेक्ट करती है कि ये 5 तो आज हो गए, कुछ नहीं होता उनसे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। वापस नाम में अगर अपन बात करें, बताओ एक एक बार मुझे रिकॉल करवाओ। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर किसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया तो सबसे पहले लिखा जाएगा नाम में, और सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर।
बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि आपका कंपाउंड ओपन चेन है या साइक्लिक। ओपन चेन है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो। वर्ड रूट बताता है पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है। सही बात है कि नहीं है? आपका 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसे हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल और ट्रिपल दोनों है तो पहले डबल फिर ट्रिपल लिखा जाएगा। क्लियर? और ये आपका 2 डिग्री सफिक्स बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही प्रिंसिपल हो गया, अगर एक से ज्यादा है तो जो टेबल में ऊपर आएगा उसको क्या मान लिया जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और हम नेमिंग जो करेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगी। बिल्कुल एनसीईआरटी की सीक्वेंस में चलूंगा आखिरी तक, डे 1 से लेकर डे एंड तक। आइए सबसे पहले हमारे सामने रहेगी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, हम एल्केन्स की नेमिंग सीखेंगे। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें लिख दीजिए एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। इसका सही मतलब चैप्टर एल्केन में समझ में आएगा। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होती है लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट, यानी कि एल्केन्स बहुत ज्यादा रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। एल्केन्स इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अब हम आएंगे इस पे नाम लिखने पर, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? बिल्कुल बेसिक से। एक बार मुझे नाम में सारी बातें बता दो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? 1 डिग्री। अच्छा एक मिनट एक मिनट, मैं ना 2 पॉइंट जो है वो भूल गया हूं, उसको पहले निपटा देता ना। रूल होते हैं नेमिंग लिखने के, अगर हमें पहले वो नहीं समझ में आए तो फिर आप नंबरिंग वगैरह में गलती कर दो। इसको थोड़ा कट कर दो, मेरी तरफ से गलती हुई ना। रूल्स टू राइट IUPAC नेम। रूल्स टू राइट IUPAC नेम, 2 रूल है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल रहेगा आपका क्या? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। जब भी किसी कंपाउंड का आप नाम लिखोगे तो आपको पीसीसी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 1 ये रहेगा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखो, अगर आपने पीसीसी का सिलेक्शन नहीं किया है और आप आगे नाम लिखने में चले गए तो आपका नाम गलत हो सकता है। ये फिक्स कर लो, जब भी क्वेश्चन आया कि आईयूपैक नेम बताओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे? पीसीसी का सिलेक्शन। करते ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे आपके आंसर्स जो हैं, बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये सेलेक्ट नहीं किया, सीधे नेमिंग पर गए, सुलझ जाओगे। तो हमारे सामने रहेगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए, पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। ये हमेशा ध्यान रखना, पीसीसी का सिलेक्शन आपका चलेगा टर्मिनल से टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन, टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम नहीं है। पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन, मतलब इसमें कौन से एटम आएंगे? केवल कार्बन। नाम में लिखा हुआ ना पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। तो जब भी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो टर्मिनल से टर्मिनल, मतलब पहले कार्बन से आखिरी कार्बन। पीसीसी ना बीच से शुरू करोगे ना बीच में खत्म करोगे, ना बीच से शुरू होगी ना बीच से खत्म। दूसरा पॉइंट, पीसीसी सेलेक्ट करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? आपकी पीसीसी में क्या आने चाहिए? मैक्सिमम क्या आने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब भी आप पीसीसी सेलेक्ट करें कोशिश कीजिए कि आपके पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से मान लीजिए आपने ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ले लिए, उसके बाद आपके पीसीसी में क्या आना चाहिए? उसके बाद आपको ध्यान देना है किसके ऊपर? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड्स पर ध्यान देंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड। आपके पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आने, इन दोनों में कोई प्रायोरिटी नहीं है कि डबल बॉन्ड ज्यादा लेने हैं या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा लेने हैं। यह भी आपको नहीं सोचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को इकट्ठा करना है। उसके बाद अगर आपने देख लिया कि ठीक है मल्टीपल बॉन्ड भी मैक्सिमम आ गए, फिर हमारे सामने आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमारे सामने आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर हम इस पर ध्यान देंगे और सबसे बाद हमारे सामने रहेंगे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये प्रायोरिटी वाइज चल रहा है। एक बार आप लिखो, मैं आपको बताऊंगा। 90% लोग पीसीसी के सिलेक्शन में ही गलती कर देते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन एक लाइन लिखने में निकल जाता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और कार्बन कार्बन सेलेक्ट करके निकल लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगले साल देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड अगले साल देखेंगे। तो मैं वो सारी चीजें अवॉइड कर रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको सबसे ज्यादा क्या लिखने हैं अपनी प्रिंसिपल चेन के अंदर, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल, ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। ठीक है, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा ले लिए, अब क्या लेना है फिर, मल्टीपल बॉन्ड्स। मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड बराबर आ रहे हैं या मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो फिर क्या देखेंगे हम, कार्बन एटम्स। मान लीजिए कार्बन एटम बराबर आ रहे हैं दो साइड से, या फिर अगर अपन बात करना चाहें एक से ज्यादा साइड ऐसी हैं जिनमें कार्बन एटम क्या आ रहे हैं, सेम। तो कार्बन एटम जब सेम आ जाएं, फिर आगे क्या देखना होता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रायोरिटी वाइज। एक की पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है और एक की पीसीसी में कार्बन एटम ज्यादा है, किसकी पीसीसी सही होगी, जिसकी में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है। सीधा आप जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर, नहीं जाना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन एटम, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमेशा ध्यान रखना, इसी प्रायोरिटी में हमारा चलेगा। और पीसीसी कहां से कहां चलेगी आपकी, टर्मिनल से टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम या आखिरी कार्बन, आखिरी कार्बन, वो जब सिलेक्शन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये पहला रूल रहेगा। दूसरा रूल आप लोगों के सामने रहेगा, दैट इज नंबरिंग इन पीसीसी। क्या रहेगी, नंबरिंग इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग। और यहां भी आप मिस्टेक करेंगे, आप सीधी नंबरिंग शुरू करते हैं। क्या करते हैं, जब भी आईपैक नेमिंग का क्वेश्चन आता है, आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, और क्वेश्चन वही गलत हो जाता है। नंबरिंग होती किसमें है दोस्त, आंखें खोल और देख, नंबरिंग होती किसमें है, पीसीसी। पीसीसी यानी कि पेरेंट कार्बन चेन में जो कार्बन्स हैं उनको नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके पास पीसीसी नहीं है तो आप नंबरिंग कर किस में रहे हैं, खुद से एक बार सवाल करें। अगर आप सीधी नंबरिंग शुरू करते हैं, क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन, क्योंकि नंबरिंग ही पीसीसी में करनी है। और दूसरा काम रहेगा नंबरिंग इन पीसीसी। हम नंबरिंग करते क्यों हैं, हम नंबरिंग करते हैं ताकि हम फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता सके कि पेरेंट कार्बन चेन पर फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है, आपका मल्टीपल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में है, और सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। उनकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग। जैसे आपने कई बार नाम लिखा हुआ देखा होगा, ब्यूट 3 इन, क्या लिखा हुआ, सॉरी ब्यूट 2 इन, इसमें नंबर है कि नहीं है, तो ये नंबर बता रहा है किससे पहले आया है, ये इन से पहले, यानी कि बता रहा है डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन। तो नंबरिंग की जाती है पोजीशन बताने के लिए। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ऐसे लिख दिया गया है 1 मिथाइल, क्या लिख दिया गया है, 1 मिथाइल। अब मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, कहां लगा होगा, नंबर 1 कार्बन। तो ये नंबरिंग की जाती है। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, एरोबिक नंबर्स, एरोबिक नंबर्स आर यूज्ड 1 2 3 4 5 6, ये एरोबिक नंबर होते हैं। एरोबिक नंबर्स आर यूज्ड, aerobic numbers are used to indicate the position of, aerobic numbers are used to indicate the position of, to indicate the position of functional group, comma,
मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट। एरोबिक नंबर क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो 2 लिखा है ये एरोबिक नंबर होता है। आप जानते हैं हिंदी में 2 को अलग तरीके से लिखा जाता है, 2 बोला जाता है पहली बात तो, और 2 अलग तरीके से लिखा जाता है। चलिए ये हमारे सामने होगा। अब नंबरिंग करना कैसे है? जब भी आप नंबरिंग करेंगे फिर से प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी, सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। पीसीसी सेलेक्ट कर लेना आपने। जब आप बताओ पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लोगे तो क्या आपको मालूम रहेगा आपकी पीसीसी में कितने कार्बन है? हाँ, जब आपको यह मालूम है कि मेरी पीसीसी यहां से यहां तक है, यहां से, तो कार्बन तो मालूम हो ही गया ना इसके अंदर, तो बस इसमें से कौन सा हटा दो? ये हटा दो कार्बन, यही सेम प्रायोरिटी नीचे आ जाएगा। तो सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद कम नंबर किसको मिलने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। और उसके बाद किसको मिलने चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट। ये आपको फॉलो करना है। जब भी आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, सबसे पहले पीसीसी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसमें नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे, मतलब कार्बन्स को नंबर देते हुए ध्यान रखेंगे आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। उसको कम नंबर देने के बाद किसको कम नंबर देने हैं? मल्टीपल, मल्टीपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद किसका ध्यान रखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखना है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में एक ही रूल चलेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में आपको फॉलो करना है क्या? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन डिसाइड करेंगे देन यू हैव टू फॉलो द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ये क्या होता है जब नंबरिंग करेंगे हम पर्टिकुलर केस में तो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले कम नंबर देने हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो कौन से रूल को फॉलो करना है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। हमेशा ध्यान रखिए लोकेंट्स किसको बोला जाता है? नंबर्स को। किसको बोला जाता है? नंबर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? लोकेंट्स, यानी कि जो लोकेशन पोजीशन बताते हैं। क्लियर हो गया है? तो ये दो रूल हमें आईयूपैक नेमिंग में फॉलो करने पड़ेंगे। सभी एक बार रुकेंगे और सोचेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि आईयूपैक नेम लिखें तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा आईयूपैक नेम लिखने में? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन। पहले आप पीसीसी सेलेक्ट करोगे किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखने में। दूसरा काम क्या रहेगा पीसीसी में? नंबरिंग। कभी भी पहले नंबरिंग नहीं करेंगे, पहले पीसीसी का सिलेक्शन, क्योंकि आपकी नंबरिंग होती किसमें है? नंबरिंग इन पीसीसी। और पीसीसी नहीं है तो खुद से सवाल कीजिए नंबरिंग कर कहां पर रहे हो। क्लियर? चलिए अब आता है हमारे पास 1 by 1, दैट इज अगर अपन बात करना चाहें नेमिंग ऑफ एल्केन्स। नेमिंग ऑफ एल्केन्स अब हम बात करेंगे 1 by 1। नेमिंग ऑफ एल्केन्स, नेमिंग ऑफ एल्केन्स। अभी तक केवल और केवल हम पढ़े जा रहे हैं, अप्लाई नहीं किया है चीजों को। अब चीजें अप्लाई करने शुरू करेंगे और अब से आपको चीजों में क्लियरिटी आने लगेगी। इससे पहले केवल याद करने की बातें थी। लिखिए इसमें, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स को किस नाम से जाना जाता है? पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम बात करेंगे नाम लिखने की। तो जब भी कोई कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, सही बात है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, सही बात है। उसके बाद क्या लिखोगे? वर्ड रूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। यही पैटर्न फॉलो करना है। आइए 1 by 1 बात करते हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला एल्केन हमारे सामने, सबसे छोटा मेंबर है ये देखो। हालांकि आप में से बहुत सारों को इसका नाम पहले से मालूम है, लेकिन अब मैं आपको इसका नाम लिखना सिखाऊं। ये कंपाउंड दिया है, मुझसे पूछा जा रहा है आईयूपैक नेम लिख दीजिए इस कंपाउंड का।
तो आप बताइए सबसे पहला काम, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, एंड पीसीसी चलती है टर्मिनल टू। आप बताओ इसमें कितना कार्बन है? एक। तो इसमें तो कहीं से शुरू कर लो, कहीं पर एक ही कार्बन आएगा आपकी पीसीसी। दूसरा, जो पीसीसी में इंक्लूड नहीं होते, ध्यान से सुनना, जो पीसीसी में इंक्लूड, उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स। जैसे पीसीसी का नाम पर है, ढंग से सुनो, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। पीसीसी में केवल कौन से एटम आते हैं? कार्बन। जो कार्बन को छोड़कर बाहर रह गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उनको क्या मान लिया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना, हाइड्रोजन को कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो आपके पास बताओ, ये तो हो गई ये पेरेंट कार्बन चेन, कितने कार्बन की है? एक कार्बन। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं। कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? हाइड्रोजन कभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। कोई फंक्शनल ग्रुप है? नो। एल्केन कोई फंक्शनल ग्रुप? कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं। तो ना आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ना आपके पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, ना आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हमें नंबरिंग करनी चाहिए? तो नंबरिंग तो इसी की पोजीशन बताने के लिए करते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट। तीनों में से कोई है ही नहीं, तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं। आइए नाम लिखते हैं। बताइए सब्स्टिट्यूएंट आपके नाम में, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट, जगह खाली छोड़ दी जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। फिर बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स, आपका कंपाउंड कैसा है? ओपन चेन। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन के लिए कुछ होता ही, वर्ड रूट। बताइए आपके कार्बन चेन में कितना कार्बन है? एक। तो वर्ड रूट हमारे सामने क्या रहेगा? मैथ। सही बात है कि नहीं है? बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हो या बॉन्ड ही ना हो, तो क्या लिखते हैं? एन। सारे बॉन्ड यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ही एक है कार्बन का, तो यहां पर हमारे सामने क्या लिखा जाएगा? एन। वापस से सुनो, अगर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हो? सिंगल, या फिर कोई बॉन्ड भी ना हो कार्बन कार्बन में, तो क्या लिखना है? एन। तो यहां पर हमारे सामने आ गया एन। बताइए कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। सभी को कंबाइन करने पर आप ही बताइए नाम क्या आने वाला है? सभी को अगर मैं क्या कर देता हूं? कंबाइन, तो आप बताइए क्या नाम यहां पर आप लोगों के सामने लिखा जाएगा? पूरे को कंबाइन करने पर दोस्त नाम बन जाता है मीथेन, जिसमें से आधी जनता ने इसको याद किया हुआ है। पता भी नहीं कि क्या यहां पर आईपीएससी रूल लगा है, बिल्कुल लगा है, देखो पूरा नाम लिखा गया है। अगले कार्बन की तरफ चलता हूं दोस्तों। अगला मॉलिक्यूल हमारे सामने इस प्रकार से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। जिसके बेसिक क्लियर है ना, उसको कोई कभी भी फंसा नहीं सकता, और जिसके बेसिक क्लियर नहीं है उसको जब चाहे तब फंसा लेगा, वो याद करता है चीजों को। आप बताइए नाम लिखना है। सबसे पहला काम पीसीसी का सिलेक्शन। आप बताइए आपके पास टोटल कितने कार्बन हैं? तो भाई साहब पीसीसी कहां से कहां चलती है? टर्मिनल टू। तो भाई दो ही कार्बन है, तो एक से शुरू और एक पर खत्म हो गया। तो ये हो गई आपकी पेरेंट कार्बन चेन। जो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आया वो क्या होते हैं? सबसी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कभी सब्स्टिट्यूएंट। तो आप बताइए क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है? क्या आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो नंबरिंग करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि नंबरिंग तो इन्हीं की पोजीशन बताने के लिए होता है, तो नाम लिखो सीधा का सीधा। बताओ आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है, लिखने की जरूरत ही। वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? एथ। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, कार्बन कार्बन में बॉन्ड बताओ कैसा है? तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा बताओ? एन। बताइए 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल में होता है? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो है ही, तो क्या करेंगे? खाली जगह छोड़ देंगे। सबको कंबाइन करो और क्या बन जाएगा आपके सामने? इथेन। ये जो आपके सामने मेंबर आता है इथेन। तो इसमें एथ वर्ड रूट है, एन 1 डिग्री सफिक्स है, यानी कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक एक बात को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलना मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक से। ये हमारे सामने दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पीसीसी कहां से कहां चलती है? टर्मिनल टू। टर्मिनल का मतलब आखिरी एटम या आखिरी कार्बन। बताओ इधर आखिरी कार्बन यही है, उधर आखिरी कार्बन, ना बीच से शुरू करोगे ना बीच में खत्म। ये आप पीसीसी नहीं बोल सकते कि मेरी पीसीसी दिए है, इसका मतलब आप दिमाग से पैदल हैं, क्योंकि ये कार्बन आखिरी कार्बन, ये तो बीच में आपने खत्म कर दिए। तो पीसीसी टर्मिनल टू टर्मिनल, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म। सो दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन।
अब बताइए, पीसीसी का तो सिलेक्शन हो गया, क्या मुझे नंबरिंग करने की जरूरत है? नंबरिंग किसके लिए की जाती है? सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल? उनमें से तो कोई भी मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन का भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी। बताइए टोटल कार्बन कितने हैं दोस्त? 3, तो वर्ड रूट प्रोप प्लस कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो क्या लिखूंगा? 1 डिग्री सफिक्स एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिखने की जरूरत। सबको कंबाइन कर दोगे तो बताओ क्या रहेगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। तो जो आप याद करके रखते हो सीधे नाम, वो भी आईपीएससी रूल को फॉलो करके लिखे गए हैं। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। पीछे भी था क्या? नहीं, यहीं से तो हुआ था। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फालतू में नंबरिंग करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। कुछ लोग सीधे नंबरिंग करते, पता भी नहीं होता कि नंबरिंग की जरूरत नहीं है यहां पर। तो जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अब यहां से सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पीछे भी कोई बात क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर लूंगा, क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं जब तक वो अप्लाई नहीं होंगी दिमाग में क्लियर नहीं होंगी। तो अब कोई बात समझ में नहीं आए तो आपको इंस्टेंटली पूछनी है कि सर ये बात क्लियर नहीं है। पीछे की कोई बात नहीं चमकी है तो उसको आने वाले 2-3 दिन में चमका दिया जाएगा। फिर भी नहीं चमके तो आपको पूरा अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। मन ही मन आप शब्द ना कहें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम भी तुम्हारे फेज से निकल कर आए हैं तो हमें मालूम है, जब समझ में नहीं आता तो मास्टर को क्या कहते हैं? अपशब्द। कुछ तो इतने भयंकर वाले कहते हैं, बाजू वाला कहता है इतना भी बुरा मत बोल। ठीक है, तू अकेला नहीं है जिसको समझ में, मुझे भी नहीं आया, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सुलटा दिया गया है। सभी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ढंग से रिकॉल करके आएंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ही क्या चलने वाला है? आईयूपैक नेमिंग, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये सभी नोट डाउन कर लिया ना? एक क्वेश्चन अब आगे करेंगे। अब अपने को रूल दिमाग में फिट हो गया है किस तरीके से चलना है, बिल्कुल बेसिक से। ये हमारे सामने बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कंपाउंड दिया गया है और हमसे इसका आयुपैक नेम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आयुपैक नेम। तो आप बताइए, कभी भी जब आयुपैक नेम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सही है कि नहीं है? आप बताइए पीसीसी कहां से कहां जाएगी? टर्मिनल टू टर्मिनल। और इस मॉलिक्यूल में कितने टर्मिनल नजर आ रहे हैं? देखो, एक आखिरी कार्बन यहां है, एक आखिरी कार्बन यहां है, और एक आखिरी कार्बन यहां है। कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 3। किसी से शुरू करके किसी पे खत्म करो। पहले पहला एक बच्चा कह रहा है साहब मैं यहां से शुरू करके यहां खत्म करूंगा, ये है मेरी पीसीसी। क्लियर? तो बताइए इस पीसीसी के अंदर अगर अपन बात करें तो आपका कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या? फंक्शनल ग्रुप तो पूरे कंपाउंड में ही नहीं है। प्लस अगर अपन बात करें कितने मल्टीपल बॉन्ड्स आए? 0 मल्टीपल बॉन्ड्स। प्लस कितने कार्बन एटम्स आए? 3 कार्बन एटम्स। प्लस अब समझो ध्यान से, अगर आपने ये वाली पीसीसी ले ली है तो ये तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन में काउंट ही, इसको सब्सिट्यूएंट बोलते हैं। जो पीसीसी में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? सब्सिट्यूएंट। तो बताइए कितना सब्सिट्यूएंट आया है? 1। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? दूसरा बच्चा बोलता है सर रुकिए, हमारी बात सुनिए, हम यहां से यहां जाना चाहेंगे, ये 2 टर्मिनल लेंगे। क्लियर? आपके तीनों टर्मिनल तो कभी आ ही नहीं सकते, 2 ही टर्मिनल आएंगे पीसीसी में, यहां से शुरू यहां पर खत्म, यहां से शुरू वहां पर खत्म। तो बताइए इसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? 0। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड? 0। बताइए कितने कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स। प्लस अगर मैं रेड वाली पीसीसी लूंगा तो आप बताओ ये वाला CH3 पीसीसी में
तो ये क्या माना जाएगा अब? सब्स्टिट्यूएंट। कितना सब्स्टिट्यूएंट आया? एक सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? चलिए एक और बच्चा है कि सर हमारी सुनो, फीस हमने भी दी है, हम ना इधर से शुरू करके उधर खत्म करना चाहते, ना हम इधर से शुरू करके इधर खत्म करना चाहते, हम इधर से शुरू करके उधर खत्म करना चाहते हैं। भाई इधर से उधर जाओ या इधर से इधर आओ, एक ही बात। इसकी भी सुन लो। बताओ इसके पीसीसी में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0। कितना मल्टीपल बॉन्ड है? 0। प्लस कार्बन एटम कितने हैं बताओ? 4। प्लस सब्स्टिट्यूएंट, अब ये वाला क्या माना जाएगा? एक सब्स्टिट्यूएंट। आगे बात समझ में? चलिए अब कैसे पता चलेगा कि पीसीसी किसने सही सेलेक्ट की है? तो यही प्रायोरिटी वाइज कंपेयर करने हैं। सबसे ज्यादा पीसीसी में क्या होने चाहिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बताओ तीनों की पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 0। तो सब बराबर है यहां तो। बताओ फिर क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ये याद है ना, पीसीसी के सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन एटम और फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए अगर अपन बात करें यहां तक तो मामला सेम, इसमें कितने कार्बन है? इसमें इसमें तो ये पीसीसी गलत है, कार्बन एटम्स डिसाइड कर रहे हैं यहां पर। अब आगे बढ़ो, इन दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट भी सेम, कार्बन भी सेम, इसका मतलब इन दोनों पीसीसी में से कोई सा भी आप पीसीसी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से नाम क्या आने वाला है? सेम। तो कई बार मैं बोलूंगा यहां से यहां चले जाओ या यहां से यहां चले जाओ, मतलब नाम क्या आएगा? सेम। तो अगली क्लास में हम इसका क्या लिख देंगे? नाम। अभी हमने क्या सेलेक्ट की है? पेरेंट कार्बन चेन, जो कि यहां से यहां हो सकती है या फिर यहां से वहां हो सकती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।